हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जैसा हम सभी ने डिसाइड किया था कि आरटीई 2009 जो एक्ट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम एनआईओएस से पढ़ा देना। देखो, आप ये टॉपिक कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप सभी मुझे बोल रहे हो तो एनआईओएस से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है एनआईओएस का कोड 501, जिसे मैंने यहाँ पे थंबनेल में भी लिखा है 501। जरूर करके जाना डियर। इसके अंदर आपके सारे कमीशन जो सेकंड चैप्टर में है और थर्ड चैप्टर के अंदर आपका सारा का सारा आरटीई और एनसीएफ 2005 सब कुछ अच्छे से दे रखा है। डिटेल में इसी बुक से पढ़ लेना, बहुत बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये बुक बिल्कुल मिस मत करना। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमारा है आरटीई एक्ट 2009, जैसा हमने डिसाइड किया था। एक बार शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल बेसिक आपको बता दूंगी। हमारा जो टॉपिक है, हमने डिसाइड किया था कि हमारा आरटीई एक्ट 2009 है। क्लियर है? को शुरू करने से पहले एक बेसिक मैं आप सभी को बता दूं इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर के अंदर हमारा क्या बता रखा है। देखो, सबसे पहली चीज, हमारे जो 1959 में हमारा जो बच्चों का राइट्स थे, क्या क्या अधिकार हैं, वो सभी चीजों का यहाँ पर डिक्लेरेशन किया गया था, ठीक है। 1959 में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड किया गया था और हमारा 1948 में, बल्कि उससे भी पहले, मतलब 1959 से पहले 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया था। अभी चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा इंट्रो ले रहे हैं कि हाँ, छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं, उसके बाद आरटीई को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये पूरा एनआईओएस के अंदर बता रखा है, जो डिटेल में मैंने पढ़ा है इसके अंदर सब कुछ ही बता रखा है कि हमारा 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया था, इसको याद रखना। और 1959 में हमारा डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का जो अधिकार है वो डिक्लेयर किए गए थे। क्लियर है? इसके बाद एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है, यूईई करके है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि यूनिवर्सल लेवल पर बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। उनको अवेलेबल किया जाए एजुकेशन एलिमेंट्री लेवल पे। हर एक कंट्री का बच्चा, हर एक बच्चा, सिंगल बच्चा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है, कोई भी जेंडर हो, किसी भी सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस से बिलोंग करता हो, हर एक बच्चे को एजुकेशन देना हमारा उद्देश्य है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इसलिए लेकर आते हैं ताकि यूनिवर्सली सभी बच्चों को किसी भी बिना भेदभाव के एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को स्पेशली प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। ये एक इंट्रो है। अभी इसके बाद देखो, इसके बाद एक और चीज हमारा यहां पर आता है, हमारे संविधान में आर्टिकल 45 का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 45 जो हमारा है, ये हमारा राज्य के नीति निर्देश तत्व के अंदर आते हैं, जैसे हमें पता है। तो ये 45 आर्टिकल के अंदर हमारा संविधान में बताया गया था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और बिल्कुल कंपलसरी, कि कंपलसरी एजुकेशन दो, उन्हें पढ़ाओ, एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है। ये हमारे यूईई को फॉलो करने के लिए ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था आर्टिकल 45, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से लेकर 14 साल तक के, ठीक है। ताकि क्या है, हम अपने यूईई को यहां पर सक्सेसफुली हमारे भारत में भी क्या है लागू कर पाए। लेकिन बहुत से कारण ऐसे रहे जिसके कारण क्या है, यूईई नॉन अचीवेबल रहा। ये जो गोल था हमारा, ये अचीव नहीं हो पाया। बहुत से रीजन है, जैसे कि हमारे भारत में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के कारण, कम्युनिकेशन गैप के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, ड्रॉप आउट के कारण, स्टेग्नेशन के कारण, वेस्टेज के कारण, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, जेंडर बायस के कारण, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन लाइफ के कारण, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है, इनके बिहाफ पे बच्चा स्कूल नहीं भेजा जाता था, क्योंकि अगर उनको स्कूल भेजेंगे तो कमाएगा कौन, और कमाने के लिए वो पढ़ाई नहीं करवाते थे। गरीबी इतनी है कि भाई अपना घर की रोटी चल जाए वही बहुत है, तो बच्चों को काम पे लगाया रहता। तो ये बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण यूईई नहीं फॉलो, हमारा क्या है, अचीवेबल नहीं हो पाया। ये नॉन अचीवेबल गोल रह गया हमारा। तो फिर भी हमारे भारत में बहुत प्रयास किया गया। इसके बाद नॉर्मली बता देते हैं, लाइक इसके बाद हमारा आया था आर्टिकल, अगर हम देखेंगे तो हमारा उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंदर देखते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 86 जो 2002 में आया था, उसके अंदर क्या किया गया था, 21A करके हमारा आर्टिकल को ऐड किया गया था, जिसके अंदर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में यहां पर भी जिक्र किया गया था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। इसलिए 21A आर्टिकल को यहां पर ऐड किया गया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, जो 2002 में आया था, ठीक है। इसी के साथ हमें पता है आर्टिकल 45 में क्या है, ईसीसीई बनाया गया। ईसीसीई क्या होता है, 6 साल से कम के जो बच्चे होते हैं ना, अर्ली चाइल्डहुड, इनकी केयर के लिए एजुकेशन ये सिस्टम पूरा बनाया गया। ईसीसी को इसलिए लिखा है कि 6 से छोटे, मतलब 6 साल से छोटे बच्चे हैं, उनकी केयर, उनके एजुकेशन देने के लिए ये सब बनाया गया। तो 45 आर्टिकल में हमारे यही बताया गया, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी बेसिक है और हमें अपना फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, हमें अपने मौलिक कर्तव्य पता होने चाहिए। 51A आर्टिकल में हमारे मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। तो ये सारा चीज क्या था, इंट्रो था जो अब तक हमने समझा। अब हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई 2009। क्लियर है? आप बिल्कुल शुरू करेंगे, एक एक चीज को यहां पर समझेंगे।
सबसे पहले बोला गया ऑन 26 अगस्त 2009 द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड अ हिस्टोरिक एक्ट रिगार्डिंग एजुकेशन नोन एज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। क्लियर है, 26 अगस्त 2009 को हमारा इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा यह पास किया गया था। इतिहास का ये पहला ऐसा वो था एक्ट जो एजुकेशन से रिलेटेड बनाया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में बनाया गया था। इन व्यू ऑफ नॉन अचीवेबल ऑफ गोल यूईई, जब उन्होंने ये देखा ना जो हमारा अचीव करना था उद्देश्य यूईई वो नहीं अचीव कर पाए, इसी के लिए क्या है इसको अचीव करने के लिए बहुत काम करना पड़ा, बहुत चीजें यहां पर माइंड में रखते हुए तभी ये राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेकर आए जो 2009 में। ठीक है, तो दिस वाज द मोस्ट अवेटेड स्टेप ऑफ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो that act to provide free and compulsory education to children in age of 6 से 14 साल was already framed in implement by छत्रपति साहू महाराज in कोल्हापुर स्टेट। ठीक है, यहां पर क्या है बेसिकली बताया गया है नॉर्मली कि आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि हमारा उद्देश्य, देखो यूई का उद्देश्य ये था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो यूनिवर्सल लेवल पर हर बच्चे को दी जाए। लेकिन यहाँ पर ये फ्रेम तो कर दिया, लेकिन बड़े सरप्राइजिंग बात है कि हमने जब ये फ्रेम किया ना उससे बहुत टाइम पहले 1902 में छत्रपति साहू महाराज का जो ये है महाराष्ट्र में कॉलेज है, यहाँ पर क्या है मतलब स्कूल है, यहाँ पर ऑलरेडी पूरी स्टेट में महाराष्ट्र की स्टेट में पूरा क्या है आरटी एक्ट ऑलरेडी लागू कर दिया गया था। और इसी तरीके से क्या है 1918 में विठाल भाई पटेल ये क्या है मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी इन ऑल म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ बॉम्बे स्टेट बाय पास एज एन एक्ट टू दैट इफेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे 1918 में क्या है विठल भाई पटेल जो है इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी थी, किसमें म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ बॉम्बे स्टेट में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या लेकर आए थे हमें पता है, बेसिक एजुकेशन सिस्टम लेकर आए थे और इसको हम वृद्धा स्कीम भी बोलते हैं एजुकेशन का। तो 1937 में इन्होंने भी ऑल्सो एडवोकेट फॉर कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन बच्चों के लिए कर दी थी। आप क्या है डेफिनेटली अप्रिशिएट करोगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ महात्मा गांधी दैट एवरी पर्सन हैज राइट, यहां पर महात्मा गांधी का ये मानना है कि हर एक व्यक्ति का अधिकार है ओवर फ्री एयर एंड वोटर लेना। सिमिलरली फ्री एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को फ्री क्या है एजुकेशन भी दी जानी चाहिए। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी की ड्यूटी है एंड गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे के वेलफेयर के बारे में सोचे और काम करे, ये हमारी सोसाइटी और गवर्नमेंट की ड्यूटी है। महात्मा गांधी के ये शब्द हैं। ठीक है, यहां तक हमने देखा। अब इसके अंदर इस वाले पैराग्राफ में कुछ नहीं, बस वही बताया 1959 में हमारे क्या चाइल्ड राइट जो है वो डिक्लेयर किए गए थे उसके बारे में। अब यहां पर देखो आगे मेनली यू विल नाउ स्टडी इन डिटेल। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि आरटी एक्ट में बच्चों के राइट के बारे में क्या बात कही गई है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर क्या है, गवर्नमेंट का स्कूल गवर्नमेंट और मैनेजमेंट का क्या ड्यूटी है आरटी के अकॉर्डिंग, इसके बाद करिकुलम एंड इवैल्यूएशन का क्या ड्यूटी है, क्या यूज है, वो सारी चीज यहां पर अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा राइट ऑफ चाइल्ड, जो हमें पता है 1959 में ये स्टैब्लिश किया गया था, तो इन्हीं की डिक्लेयर के अकॉर्डिंग हम यहां पर समझेंगे। देखो ये हमारे सबसे पहले आते हैं, ये हमारे क्या है बच्चों के अधिकार है, बच्चों के राइट्स है जिसको हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट आता है राइट टू सर्वाइवल, हर बच्चे का अधिकार है, ये बिल्कुल हर एक बच्चे का यूनिवर्सल लेवल पे ये हर बच्चे का अधिकार है। राइट ऑफ चाइल्ड, पहला क्या है राइट टू सर्वाइवल, मतलब जीने का अधिकार हर बच्चे को है। दूसरा क्या है राइट टू हेल्थ एंड केयर, अपना शरीर अपनी केयर अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्या है ये हेल्दी रहना, उसकी हेल्थ का केयर करना, ये सारा क्या है बच्चों का अधिकार है। तीसरा राइट ऑफ नेम ऑफ नेशनैलिटी, मतलब आप कौन से देश से बिलोंग करते हो, नेशनैलिटी आपकी क्या है ये बच्चे के बारे में आपको ये बच्चे का अधिकार है नेशनैलिटी। नेक्स्ट क्या है राइट टू न्यूट्रिशन, ठीक है ये बच्चे का अधिकार है कि उसको न्यूट्रिशन दिया जाए। राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई करना उसका अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता उसको कभी भी। ठीक है, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लोटेशन, उसके साथ कोई भी हो रहा है तो उसकी क्या है प्रोटेक्शन का यहाँ पर अधिकार है। राइट टू एक्सप्रेशन, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना, सभी चीजों का उसको अधिकार है। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम नेग्लेक्ट, कि किसी भी बच्चे को एज अ टीचर कोई भी नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार से बच्चा चाहे अमीर का हो गरीब का हो कहीं भी नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं किया जाएगा, ये उसका अधिकार है, ये इसके खिलाफ भी जा सकता है। ठीक है, राइट टू लिव विद पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ रहने का भी अधिकार है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ज्ञान लेने का सूचना लेने का अधिकार प्रॉपर है, ये बच्चों को दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बच्चों को ये दिए गए हैं अधिकार। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझे तो एक एक करके पॉइंट भी समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है एवरी चाइल्ड ऑफ एज 6 से 14 साल शैल हैव अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन नेबरहुड स्कूल टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 6 से 14 साल तक के हर एक बच्चे को ये अधिकार है कि उन्हें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन उनके नेबरहुड स्कूल में, मतलब बिल्कुल पास के स्कूल में, ज्यादा दूर भी नहीं जाना, पास के स्कूल में उसका कंप्लीशन होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद आता है नो चाइल्ड shall be liable to pay any kind of fees or charges for completion the elementary education, मतलब आपको क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कराने के लिए किसी भी प्रकार के बच्चों को फीस नहीं देनी है। कोई भी अगर फीस दे रहा है तो कोई भी फीस ले रहा है तो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी आपको फीस या चार्जेस यहां नहीं देना है। वी शुड टेक ईच एवरी
केयर टू सी दैट नो चाइल्ड कैन डिनाई एडमिशन इन वांट ऑफ मनी। कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन में मतलब करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए स्कूल जाता है, कोई भी फीस नहीं लेगा और किसी भी प्रकार का क्या है उसका एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकता टीचर कि मनी के बिहाफ पे कि पैसा नहीं दिया इसलिए हम उनका एडमिशन रोक रहे हैं। ऐसा अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है और कंपलसरी बच्चों को यहाँ पर देनी है एजुकेशन। नेक्स्ट आता है बाय सम रीजन और द अदर इफ अ चाइल्ड अबव 6 ईयर कुड नॉट कंप्लीट हिज एलिमेंट्री एजुकेशन देन शी और ही विल बी availed opportunity to get admission in class in according with the age of child। ये एक और अधिकार दिया गया था, अगर मानो किसी कारणवश बच्चा अपने 6 साल के क्या है 6 साल से ऊपर अपनी जो एजुकेशन है एलिमेंट्री एजुकेशन वो कंप्लीट नहीं कर पाता है तो अगले साल उसको उसकी उम्र के हिसाब से उसकी कक्षा में बिठाया जाएगा। ये रूल बनाया गया था। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इफ द स्कूल where the child is admitted does not have facility to completion elementary education then the child shall be right to seek transfer to another school where school facilities are available। तो इसी टाइप से क्या है, अगर मान लो जिस स्कूल में बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करने के लिए गया है वहां पर क्या है प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, अगर उसको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए दूसरे स्कूल में भेजा जाए, ट्रांसफर किया जाए तो वो भी करवाना है। जहां पर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए तो वो ट्रांसफर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर तरीके से हेल्प की जाएगी ताकि उसका ट्रांसफर हो सके एक ऐसी जगह जहां बहुत अच्छे से उसको फैसिलिटीज मिलती है। नेक्स्ट देखो, इफ फॉर एनी रीजन अ चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर विद इन अ स्टेट और आउटसाइड स्टेट सच चाइल्ड शैल हैव राइट टू सीक ट्रांसफर एट हर विल। एज अ टीचर वी कैन हेल्प द चाइल्ड एट हिज जेस्चर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट हो गया है थोड़ा अलग तरीके से। अगर हमें स्टेट के अंदर ही बच्चे को स्कूल में दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करवाना है या आउटसाइड द स्टेट करवाना है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है एज अ टीचर उसकी प्रॉपर हर वे में हेल्प करना है, जितना हो सके हम उसकी मदद करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है द हेडमास्टर और इंचार्ज ऑफ द कंसर्न स्कूल इज एक्सपेक्टेड टू इशू द ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू द चाइल्ड। डिले इन इंश्योरेंस ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट शैल बी लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू हिम। तो वही चीज है कि हेडमास्टर क्या है या फिर जो इंचार्ज है जो स्कूल का कंसर्न है मतलब उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई भी इशू ना हो और उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट बच्चे को दिया जाए, किसी प्रकार का डिले ना हो। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के कारण कुछ भी क्या है अगर डिले किया गया रोका गया तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज बोली गई है। नेक्स्ट है नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ। किसी भी एज प्रूफ के कारण या कोई भी कारणवश बच्चे को बस स्कूल में आने से रोकना नहीं है, उसका चाहे आपका क्या है इफ पॉसिबल वी कैन हेल्प द चाइल्ड टू गेट देयर एज प्रूफ एंड दिस में हेल्प द चाइल्ड इन फ्यूचर ऑल्सो। बल्कि रोकना तो है ही नहीं और बाकी क्या है उसकी सहायता और करनी है, उसकी एज प्रूफ बनवाने में भी हेल्प करनी है कि फर्दर क्या है आगे चल के उसको कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है ये नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इवन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अगर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन भी निकल गया ना, जब भी आप बच्चे को रोक नहीं सकते हो स्कूल में आने से। एज अ टीचर इट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द स्टडी ऑफ चाइल्ड एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद हमारी ड्यूटी बनती है उसका सिलेबस पूरा करवाना, उसकी सारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका सारा काम करवाना। नो चाइल्ड एडमिटेड इन स्कूल शैल बी हेल्ड बैक इन एनी क्लास और एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एक रूल बनाया गया है एलिमेंट्री एजुकेशन तक कोई भी बच्चा ना तो फेल किया जाएगा ना ही उसको क्या है फेल करके दोबारा दूसरी क्लास में बिठाया जाए, ऐसा नहीं है। और उसको क्या है एक्सपेक्ट आगे की तरफ पास किया जाएगा हर साल। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करवाने के लिए। नेक्स्ट है वी शैल नेवर सब्जेक्ट एनी चाइल्ड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट। किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन के लेते टाइम मतलब किसी भी प्रकार की फिजिकल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, मेंटली हराश नहीं करना है, कुछ भी नहीं कहना, बस अच्छे से पढ़ाना है, उसको पास करवाना है। फेल नहीं हो सकता बच्चा, अगली क्लास में उसको उसके एज के अकॉर्डिंग भेजो। तो ये टॉपिक था हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है कि बच्चों के राइट के बारे में। अब हम देखते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सेकंड आता है हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, क्या टीचर की ड्यूटी बनती है इसके अंदर वो चीज देखेंगे। तो पहले देखो, एज यू नो रोल ऑफ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्मूथिंग रनिंग ऑफ स्कूल। तो स्कूल को स्मूथली रन करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्यूटी प्ले करते हैं वो टीचर करते हैं। एज इज द टीचर सो विल बी द स्कूल इज एक्सपीरियंस्ड फैक्ट। द रोल ऑफ टीचर अंडर RTE एक्ट इज, टीचर के जो रोल होते हैं वो क्या है वो देखते हैं एक बारी। फर्स्ट है यू विल हैव टू मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग द स्कूल। एज अ टीचर आपको रेगुलरली आना है, पंक्चुअल बिल्कुल टाइम के पाबंद होने चाहिए, लेट लतीफ वाले नहीं, तो ये स्कूल में अटेंड करना है बिल्कुल। दूसरा, यू हैव टू कंप्लीट एंटायर करिकुलम विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। जितने भी टाइम में आपको करिकुलम कंप्लीट करने की कही गई है एज अ टीचर आपकी ड्यूटी है उतने ही वक्त में वो कंप्लीट करना है। थर्ड, इट विल बी आवर ड्यूटी टू असेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड। हमें हर बच्चे की एबिलिटी लर्निंग एबिलिटी क्या है उसको असेस करना, ये हमारी ड्यूटी है और उनको प्रोवाइड करना लर्निंग अपॉर्चुनिटीज चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, ये हमारी ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट, यू शुड होल्ड रेगुलर मीटिंग विद द पेरेंट्स गार्जियन ऑफ चाइल्ड। आपको क्या है रेगुलरली मीटिंग अटेंड करनी है, करवानी है, बच्चे के पेरेंट्स से मिलना है, उनके फैमिली मेंबर से मिलना है और अप्रेस देम अबाउट ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड के बारे में बताना है। ओवरऑल बच्चा कितना विकास कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, हर चीज के बारे में।
नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो ये है, एज अ टीचर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सटेंड ऑल टाइप ऑफ हेल्प टू मेक द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर एंड ट्रॉमा एंड एंजाइटी। ये एज अ टीचर आपकी ड्यूटी बनती है, इस तरीके का माहौल क्रिएट करो कि बच्चा बिल्कुल फ्री है, कहां से फ्री, डर से, फियर से, ट्रॉमा से, एंजाइटी से बिल्कुल फ्री है। यू शुड इंप्लीमेंट केयरफुली द प्रोसीजर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, सीसीई का यूज करो केयरफुली। यू विल हैव टू मेक ऑल एफर्ट टू बिल्ड चाइल्ड नॉलेज, बच्चे की नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको हर तरीके का एफर्ट लगाना है, पोटेंशियली एंड टैलेंटेड एंड वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। इन शॉर्ट यू आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग आउट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इन शॉर्ट कहे तो ये आप ही की ड्यूटी बनती है कि बच्चे का ओवरऑल विकास करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ यू आर कमिटिंग डिफॉल्ट इन परफॉर्मिंग ऑफ ड्यूटी देन यू विल बी लाइबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर आपकी जो ड्यूटी है उसको आप फॉलो अच्छे से करने में नाकामयाब रहे तो आपके खिलाफ क्या है, एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, परफॉर्मिंग ओनली द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी बाय यू मे नॉट हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ आरटीई। सिर्फ और सिर्फ जो ड्यूटी कही गई है उसी को फॉलो करना ये सही नहीं है। आरटीई का गोल है कि आप अपने हिसाब से भी अच्छा काम करो, वो ड्यूटीज दी है वो भी साथ में और अच्छा कर सकते हो, तो आप बच्चों की सहायता करो। यू शुड रेदर emerge as a great supporter of RTE। आपको खुद भी RTE के सपोर्टर होना चाहिए एंड वर्क एज एन एक्टिव एजेंट, एक एक्टिव एजेंट के रूप में आपको काम करना चाहिए फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ RTE एक्ट 2009, ताकि हमें RTE एक्ट प्रोविजन करने में क्या है, इफेक्टिवली हेल्प कर सके। यू शुड तो ओवरऑल यही है आपका, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर टीचर की ड्यूटी के पॉइंट्स बना रखे हैं। पहला है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, इसके बाद है आइडेंटिफाई एंड एनरोलिंग चिल्ड्रन इन एरिया ऑफ वर्क। जहां पे भी आप रहते हो, स्कूल है, वहां के एरिया में आपको आइडेंटिफाई करना है, बच्चों का एडमिशन करवाना है, एनरोल करवाना उनको स्कूल में। फिर आता है आइडेंटिफाई द नीड एंड कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन, बिल्कुल। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई एंड नर्चरिंग द क्रिएटिविटी एंड एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल। ये भी क्या, एबिलिटी, बच्चों की एबिलिटी और उनको नर्चर प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। मोटिवेटिंग द पेरेंट्स फॉर एनरोलिंग ऑफ चाइल्ड, बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए फैमिली मेंबर्स को मोटिवेट करना है। एनकरेजिंग द चाइल्ड फॉर कंप्लीटिंग एजुकेशन, बच्चे को एनकरेज करना है ताकि वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर सके। कंप्लीटिंग द करिकुलम विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, हमारी ड्यूटी बनती है एज अ टीचर कि अपने करिकुलम को टाइम पे पूरा करवाए। गिविंग अटेंशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, वाले बच्चों को अटेंशन देनी है। अवेलेबल ऑल फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन, बिल्कुल। प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जो भी है उसको प्रोटेक्शन करना है, राइट्स जो भी बच्चे के हैं उसका प्रोटेक्शन करना टीचर की ड्यूटी है। कोऑर्डिनेटिंग विद अथॉरिटीज इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई, करने में प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना है हमें, ठीक है। अथॉरिटीज के साथ टीचर को पूरा कोऑर्डिनेट करना ताकि आरटीई एक्ट को यहां पर पॉसिबली स्टैब्लिश करवा पाए, जो उसका गोल है उसको पूरा कर सके। पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, में भी पार्टिसिपेट करना है टीचर को। वर्किंग एज अ मेंटोर एंड यूजिंग रिसोर्स इफेक्टिवली या एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे ड्यूटी है ये। और लास्ट वन इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, एक एजेंट के रूप में कार्य करना है, जो भी सोशल चेंजेस लेकर आने हैं। ये ड्यूटीज है टीचर के, आरटीई के अंदर बता रखा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है करिकुलम और इवैल्यूएशन का क्या वर्क है, हमारा आरटीई के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये चीज समझते हैं एक बार फटाफट। सबसे पहले हमारा पैराग्राफ है, इसके अंदर करिकुलम के बारे में बता रखा है, और नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसमें हमारा इवैल्यूएशन के बारे में बता रखा है। तो देखो हम करिकुलम समझ लेते हैं। द करिकुलम ऑफ दिस स्टेज इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप मिनिमम बेसिक स्किल्स एंड एटीट्यूड इन द चाइल्ड। करिकुलम इस स्टेज में जो है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो बच्चे का मिनिमम बेसिक स्किल्स भी है ना, और बच्चे के जो एटीट्यूड है उसका विकास किया जाए, ठीक है। इट विल बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड रिलेटेड टू डे लाइफ ऑफ द चाइल्ड। जो हमारा करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड है, हमेशा पढ़ा है हमने, और बच्चे की डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट करना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, ये क्या है, लचीलापन होना चाहिए, जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत मोड़ तोड़ सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं हल्का फुल्का। इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अकोमोडेट द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटी एंड बिलोंग टू द वेरियस सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। बिल्कुल सिंपल यही है, बच्चे की जो नीड है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ सके, फ्लेक्सिबल कर सके, तो ये हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल इनफ, ठीक है। ये कैसा इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टू कैटर द रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, ऐसा होना चाहिए। करिकुलम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन कन्फर्मिटी विद द वैल्यू एनशाइंड इन द आरटीई एक्ट। इट शुड बी हेल्पफुल इन बिल्डिंग अप चिल्ड्रंस नॉलेज, कैसा होना चाहिए करिकुलम, जो बच्चे के अंदर मदद करे नॉलेज को बिल्ड करने में, पोटेंशियल को डेवलप करने में, टैलेंट को बढ़ाने में। एंड यू विल एग्री विद द व्यू दैट करिकुलम शुड प्रमोट लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, और ये आप सब एग्री भी करते हो, आपने देखा भी है जो करिकुलम है वो क्या प्रमोट करता है, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग करे वो प्रमोट करता है। एंड देयर शुड बी एम्पल स्कोर फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग द को करिकुलर एक्टिविटीज को ये फॉलो करता है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर करिकुलम के बारे में बताया है। अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन क्या होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं कि उसका क्या हमारा आरटीई में बताया गया है। देयर शैल बी नो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड
एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होने तक किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑल चिल्ड्रन आर टू बी प्रमोटेड टू हायर क्लास। कोई भी बच्चे, ये रूल था कि कोई भी बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन के टाइम पे फेल नहीं हो सकता है, उनको ऑटोमेटिकली आपको प्रमोट करना पड़ेगा हायर क्लास में। बट दिस डज नॉट मीन दैट यू शुड नेग्लेक्ट द इवैल्यूएशन पार्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इवैल्यूएशन पार्ट को यहां पर इग्नोर कर दोगे या नेग्लेक्ट कर दोगे, ऐसा नहीं है। एक स्कीम है, अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यू इवैल्यूएशन, सीसीई है, जो लेकर आए, इसको इंप्लीमेंट किया गया। यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इससे क्या है, आप बहुत ज्यादा केयरफुल हो सकते हो कि एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है। थ्रू देयर इज नो पास एंड नो फेल सिस्टम, इन एनी केस दैट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, इसकी हेल्प से, सीसीई की हेल्प से हम क्या है, मेंटेन कर सकते हैं बच्चे के स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को। अब पास फेल तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड को क्या पे, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। एज यू नो द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारा चाइल्ड का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना ही हमारा उद्देश्य है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड अप द चाइल्ड नॉलेज। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि बच्चे की नॉलेज बढ़ाए, पोटेंशियल बढ़ाए, टैलेंट बढ़ाए। वी शुड टेक एवरी केयर टू, जितना भी हमसे होगा ना फेवरेबल एटीट्यूड एंड पॉजिटिव वैल्यू बच्चों की, वो सब कुछ बढ़ाने में हेल्प करें। वी शुड ऑल्सो प्रमोट वेरियस स्किल्स, जैसे हमारी लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी, एंड वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू डेवलप फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। हम जितना ज्यादा हो सके बच्चे के अंदर क्या है, डेवलपमेंट करें फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज के अंदर। ठीक है, एबिलिटीज को बच्चों के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये खत्म होता है। अब हमारा आता है ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी बनती है, वो चीज को हम यहां पर डिटेल में समझेंगे। इसके अंदर हमारी जो स्टेट की ड्यूटीज है, आरटी एक्ट को या यूईई को फॉलो करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, आरटी एक्ट 2009 को स्टैब्लिश करने के लिए हमारी स्टेट लेवल की क्या ड्यूटीज बनती हैं, तो ये छोटे में आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने क्लियरली यहां लिखा है। जो पहली ड्यूटी बनती है स्टेट की, वो ये है इंप्लीमेंटेशन आरटीई 2009 एक्ट प्रोविजन। हमें क्या है, इंप्लीमेंट करना है आरटी एक्ट 2009 को अच्छे से हर स्कूल में, हर जगह पर क्या है, इंप्लीमेंट करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हर स्कूल में यहां पर आरटी एक्ट लागू किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंटर एंड स्टेट टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन। ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है कि बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एंश्योर करना। ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि एंश्योर करना एडमिशन एंड अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। बच्चों का एडमिशन प्रॉपर ले रहे हैं, अटेंडेंस प्रॉपर आ रही है, कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो रहा है या नहीं है, ये हमारी स्टेट की ड्यूटी बनती है, चेक करते रहे वो टाइम टू टाइम। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। ये इंश्योर करना भी स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि हर एक बच्चे के साथ, सभी के साथ ट्रीटमेंट इक्वली हो रहा है, किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज पता करना भी उनकी ड्यूटी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंश्योर ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज बच्चों को और स्कूल में प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। हर टाइप की चीजें लाइक फैसिलिटीज भी हो या फिर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी हो, या हर चीज जो भी बेसिक नीड है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, वो सारे चेक करना हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये एंश्योर करना कि एक अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है बच्चों को, ये सारा देखना भी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इसके बाद प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू टीचर्स। टीचर्स को क्या है, टीचर्स को क्या है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना भी किसका ड्यूटी है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी है। इसके बाद लास्ट ड्यूटी है प्रोवाइड द एक्सपेंडिचर स्कूल में जितना भी नीड है, सरकारी स्कूल में पैसे की जितनी नीड है, वो सारा एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करवाना स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो ये कुछ ड्यूटीज है जो स्टेट गवर्नमेंट की है रिलेटेड टू आरटीई एक्ट 2009 को स्टैब्लिश करवाने के लिए और एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब देने के लिए या यूईई को कंप्लीट करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये सारी ड्यूटीज हमारी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। इसके बाद आता है हमारा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में समझते हैं। यहां पर हमारा क्या है देखिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वो है जो पूरे स्कूल को मैनेज करती है। यहां पर क्या बताया गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। एज यू नो मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैनेज किसी भी चीज को, एजुकेशन हो या कुछ भी हो, हर चीज को मैनेज करना बहुत जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब एजुकेशन में देखोगे तो मैनेजमेंट होना चाहिए, हर एक चीज का मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी एजुकेशन अच्छे से चलेगी। वी नीड टू मैनेज आवर स्कूल इन अ बेटर वे इफ वी विश टू गिव एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर हमारी ये इच्छा है कि हम बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दें, तो हमें ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमारे स्कूल में हर एक चीज मैनेजमेंट अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद आता है एज पर प्रोविजन ऑफ आरटीई एक्ट द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शैल बी कंस्ट्रक्टेड। हमारे आरटीई एक्ट के प्रोविजन के आधार पर हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को यहां पर स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ये बनाया गया था एज पर, जैसा लिखा है एज पर प्रोविजन ऑफ आरटीई एक्ट द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शैल बी कंस्ट्रक्टेड,
मेनली आउट ऑफ पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर स्ट्रेंथ शैल बी 75%। इसके अंदर ये बताया गया था कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी उसके अंदर पेरेंट्स को भी ऐड करो, ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और 75% में क्या है, पेरेंट्स को 75% ऐड किया गया। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है हमारी कमेटी के, अब देख लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या थे जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी और इसके अंदर 75% पेरेंट्स को भी ऐड कर दिया था। क्या इसका वो था इंपॉर्टेंट फंक्शन? सबसे पहले है कि मॉनिटर दैट द टीचर आर नॉट बर्डन्ड विद नॉन एकेडमिक ड्यूटीज एक्सेप्ट विद दोज सेंसस एंड इलेक्शन। देखिए सबसे पहली चीज तो यहां पर ये मॉनिटर करना कि जो टीचर है क्या वो बर्डन तो नहीं, मतलब बर्डन तो नहीं फील कर रही है जो नॉन एकेडमिक ड्यूटीज है उसकी। देखो एक तो टीचर की ड्यूटी है पढ़ाई लिखाई करवाना, एक टीचर की इसके अलावा भी ड्यूटी होती है, उनकी 3 चीजों में ड्यूटी लग सकती है। पहला सेंसस के अंदर, दूसरा यहां पर है इलेक्शन के अंदर उसकी ड्यूटी लग सकती है। सेंसस मतलब जनगणना के दौरान उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इलेक्शन के अंदर उनकी ड्यूटी लगती है। और तीसरा आता है डिजास्टर, अगर कोई मैनेजमेंट हो गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट कोई आपदा आ गई है तो उसमें भी टीचर की ड्यूटी लगाई जा सकती है, मेनली सेंसस और इलेक्शन में, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसका पार्ट है। तो इस चीज को मॉनिटर करना कि टीचर का जो नॉन एकेडमिक ड्यूटी है क्या वो अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है, तो स्कूल मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इन एडिशन to normal duties the teacher are required to maintain a file containing the cumulative record of various every children with will form the basic for awaiting the completion certificate टू कंसर्न चाइल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। इन एडिशन में क्या है, ये टीचर की ड्यूटी बनती है, नॉर्मल टीचर की ड्यूटी बनती है क्या कि वो क्या है एक मेंटेन करे फाइल जिसके अंदर बच्चे का रिकॉर्ड होगा, ठीक है, बच्चे के हर चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बेसिक मतलब चीजों को, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स को, हर चीज का कंसर्न जो चिल्ड्रन का हर चीज को पूरे साल में कितना है वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करना ये टीचर की ड्यूटी बनती है। वी आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करे टीचिंग प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, करिकुलम फॉर्मेशंस में एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में, या टेक्स्ट बुक को डेवलप करते टाइम भी वो अपना क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये उनसे उम्मीदें की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है देयर शैल बी अ ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म फॉर टीचर। द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट स्कूल ट्रिब्यूनल एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। तो ये हमारा क्या स्टेट गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है। ये क्या है, स्कूल को यहाँ पर 3 हिस्सों में बांटते हैं, किसको, स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे और ब्लॉक लेवल पे बांटा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा द स्टेट और लोकल अथॉरिटी शैल मेंटेन द प्यूपिल टीचर रेशो। तो जो भी हमारा स्टेट या लोकल अथॉरिटी है उसके अंदर जो मेंटेन किया जाए प्यूपिल टीचर रेशो को, क्योंकि मतलब जो प्राइमरी है लाइक 30 से 30 बच्चे हैं तो एक टीचर होगी, एलिमेंट्री में 35 है तो एक टीचर होगी, इस तरीके से जो रेशो उसको पर्टिकुलर हमारा क्या है मेंटेन किया जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा आगे करते हैं टीचर की क्या ड्यूटी है, थोड़ा सा वो हम डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर भी फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर टीचर्स की क्वालिफिकेशंस के ऊपर कंसर्न करना भी स्टेट का ड्यूटी बनता है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन बाय द अथॉरिटी आर एप्लीकेबल टू ऑल स्कूल्स इन अ स्टेट वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड टीचर द क्वालिफिकेशन मे बी रिलैक्स्ड फॉर अपॉइंटमेंट बट द टीचर शैल एटलीस्ट पोजेस द मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज पर प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली क्या बात की गई है, टीचर्स की क्वालिफिकेशन के ऊपर बात की गई है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो जरूर पूरी की होनी चाहिए कि कल को अगर ट्रेंड टीचर की शॉर्टेज हो जाए तो हम उनको वहां पर यूज कर सकते हैं, उनको भेजा जा सकता है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट पे लग गई या फिर गेस्ट टीचर है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है कि मिनिमम इतना क्वालिफिकेशन हो कि कल को अगर हमें शॉर्टेज पड़ जाए तो हम उनको भेज सके और उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज के बारे में बात की है। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक जो हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चों के जो अधिकार है उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या काम किया गया वो सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक यहाँ समझते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया है मैनी स्टेट इन द कंट्री हैव कॉन्स्टिट्यूट स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो बहुत सारी स्टेट हमारी कंट्री में, बहुत सारी स्टेट्स ने क्या है कॉन्स्टिट्यूट किया है, क्या स्टेट कमीशन जो जिसका काम क्या है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट which does not have a state commission for protection of child right, the state government shall have immediate step to set up commissions। क्लियर है कि स्टेट कमीशन नहीं है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ही काम करेगी, अपने इमीडिएट स्टेप्स लेगी और वहां पर क्या है वही अपना सेटअप करेगी सारी चीज। till such time an interim authority known as right to education protection authority, तभी क्या है इसको कहा गया right to education protection authority REPA shall be set up। ये सेटअप की गई जो क्या करेगा, बच्चों के जो अधिकार हैं उनकी प्रोटेक्शन करेगा कि वो बच्चों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें इन्हीं की ड्यूटी है। इसके बाद अगला आता है इट हैज बीन फाउंड दैट इन स्पिरिट ऑफ establishment of commissions or authorities the objectives are not achievable completely due to absence of cooperation and committees and commitments all over। आपको पता है कि हमारे यूई का जो भी उसका उद्देश्य था, गोल था, वो अचीव नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर अच्छे से क्या है एब्सेंस थी, किस चीज़ की, कोऑपरेशन की, कमिटमेंट्स की यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई थी। इसलिए यहाँ पर क्या है हमारा सो अ टीचर इट इज अवर प्राइम ड्यूटी, एज अ टीचर हमारी प्राइम ड्यूटी बनती है टू वर्क सिंसियरली एंड कोऑपरेट फॉर अचीविंग द हमारा जो क्या है
ठीक है। तो ये हमारा कोऑपरेशन, ये हमारा एज अ टीचर ये हमारी प्राइम ड्यूटी बनती है कि हम अपने काम को बहुत सिंसियरली बिल्कुल कोऑपरेट करके करें, ताकि हम अपने गोल को यहाँ पर अचीव कर पाए, जो हमारा आरटी 2009 का गोल है उसको अचीव कर पाए। क्लियर है। अब हमारे कौन कौन से टाइप ऑफ राइट्स हैं वो चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ नहीं, हमें देखना है किस किस टाइप के यहाँ पर बच्चों के अधिकार के बारे में बात की गई है। पहला प्रोविजन। प्रोविजन में क्या बताया गया है? चाइल्ड हैव द राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। हर एक बच्चे को यहाँ अधिकार है कि वो अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को, एडिक्वेट लाइफ के स्टैंडर्ड को बनाए रखे, हेल्थ केयर उसको मिले, एजुकेशन मिले, सर्विसेज मिले, एंड टू प्ले एंड रिक्रिएशन। यहाँ पर क्या है? खेलने को मिले और रिक्रिएशन करने को मिले, चीजें सारी चीज उनको अधिकार है। दिस इंक्लूड अ बैलेंस डाइट, उनको बैलेंस डाइट, एक वार्म बेड मिले जहां वो सो सके, और एक अच्छा स्कूल मिले जहां वो पढ़ सके। ठीक है। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में है चिल्ड्रन हैव द राइट, बच्चे का अधिकार है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अब्यूज। कोई उसे गाली दे रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हर प्रकार से उसको प्रोटेक्शन मिलना यहाँ पर उसका राइट है। दिस इंक्लूड द राइट टू सेफ प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। बच्चे को एक सेफ प्लेस दो जहां वो खेल सके। कंस्ट्रक्टिव चाइल्ड रिगार्डिंग बिहेवियर एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ इन्वॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल सही है, बच्चे को कंस्ट्रक्ट करना का मौका दो, अपॉर्चुनिटीज दो, ऐसा उसका क्या है? इन्वॉल्व करो अलग अलग कैपेसिटीज इंक्रीज करवाने के लिए। अगला आता है पार्टिसिपेशन। चिल्ड्रन हैव द राइट, बच्चे का राइट है टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटीज एंड हैव अ प्रोग्राम एंड सर्विस फॉर देम। ठीक है। दिस इन्वॉल्व चिल्ड्रंस इन्वॉल्वमेंट इन लाइब्रेरीज, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, उन सभी में उनको क्या है? पार्टिसिपेट करने का मौका दो। यूथ वॉइस एक्टिविटीज जो होती है जिसमें यूथ बोलते हैं, वो सारी चीजें हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने दो। एंड इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकर्स, उन्हें बनने दो। तो ये भी बिल्कुल एक पॉजिटिव है और ये अधिकार है हमारे बच्चों का। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट रिलेटेड टू द कंडीशन नेसेसरी टू मीट बेसिक ह्यूमन नीड, जो बच्चे की होती है, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। ये सभी कुछ क्या है? उसकी अधिकार है मिलना। इंक्लूड आर राइट्स टू राइट टू एजुकेशन, एडुकेट हाउसिंग, फूड, वाटर, द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, ये सारे उसके अधिकार है। द राइट टू वर्क, काम करना, और एंड राइट एट वर्क एज वेल एज कल्चर राइट ऑफ मिनोरिटीज, ये सभी कुछ उनकी क्या है? अधिकार है और इनका हनन नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल कल्चर एंड डेवलपमेंट राइट। इन्वायरमेंटल कल्चरल एंड डेवलपमेंटल राइट्स, ये उनके अधिकार है, विच आर समटाइम कॉल्ड थर्ड जनरेशन राइट। इसको कई बार हम थर्ड जनरेशन राइट भी बोलते हैं। एंड इंक्लूडिंग द राइट टू लिव इन सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, जिसका क्या बच्चा एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, सेफ इन्वायरमेंट में रह सके। एंड दैट ग्रुप ऑफ पीपल हैव राइट टू कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करवाना उनका हमारा उद्देश्य है। ठीक है। अब नॉर्मली ये है कि हर बच्चे को किस किस चीज का उनको ग्रो अप करने के लिए एक हेल्दी एंड फ्री इन्वायरमेंट दो, अलाउ करो चिल्ड्रन को ग्रो अप करने के लिए एक हेल्दी एंड फ्री इन्वायरमेंट। फर्स्ट जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, फ्रीडम ऑफ थॉट्स दो, फ्रीडम फ्रॉम फियर, बिल्कुल उनको आजादी दो डर से, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड द राइट टू मेक डिसीजंस, उनको ये अधिकार है। ओनरशिप ऑन ओवर वंस बॉडी, अपने ऊपर खुद का मतलब अधिकार है, किसी और का प्रेशर नहीं है, हम खुद के ओनर हैं। ठीक है। खुद के मालिक है, वो अपनी बॉडी के खुद मालिक है। ठीक है। तो ये हमारी सारी चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा बताई गई है, मेनली हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि यहाँ पर फिर हम एक बार डिटेल में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कंसर्न, क्या उसकी ड्यूटीज है, वो सारी चीजें क्या हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। हमने पीछे पॉइंट्स में भी देख लिया था, लेकिन एक बार फिर देखो। पहला पॉइंट जो स्टेट गवर्नमेंट का है, एंश्योर कंपल्सरी एडमिशन एंड अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, की प्रॉपर रूप से बच्चे का एडमिशन हो रहा है, एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छे से दी जा रही है, कंप्लीशन हो रही है या नहीं हो रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर श्योर करना। इसके बाद इंश्योर अवेलेबल ऑफ नेबरहुड स्कूल, पास में पड़ोस में स्कूल है या नहीं, वो सारी चीजों को ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। फिर आता है एंश्योर दैट नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन एनी ग्राउंड अमंग चिल्ड्रन, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर, ये सब कुछ पता करना एक गवर्नमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑल टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, बच्चों को प्रोवाइड की जाए एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा करवाने के लिए, ये भी उनकी ड्यूटी बनती है। चेक करने के लिए अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, पानी मिल रहा है या नहीं है, वॉशरूम ठीक है या नहीं, हर चीज बेसिक चीजें देखना उनकी ड्यूटी बनता है। लास्ट सेकंड पॉइंट आता है एंश्योर दैट क्वालिटी एजुकेशन इज असेसिबल टू चिल्ड्रन, बच्चे को जो भी एजुकेशन दी जा रही है, एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी चीजें, बिल्कुल होता है ना कि जो पूरा इफेक्ट करे। ठीक है। टीचर का रोल क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पूरा मेंटेन करने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करना सब कुछ टीचर की ड्यूटी होती है। लास्ट देखो, प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू द टीचर वर्किंग इन एरिया ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो एलिमेंट्री एजुकेशन में जो भी टीचर वर्क करे उसको पहले पूरी ट्रेनिंग फैसिलिटीज दो कि उनको पूरा अच्छे से पढ़ाना लिखाना, हर ट्रेनिंग जो डीएलएड करके आते हैं वो सारी ट्रेनिंग सब कुछ है उसको आता हो, तभी क्या है वो अच्छे से काम कर पाएगी और एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा करवाने
करवाने का जो उद्देश्य है उसमें अपना अहम रोल निभा पाएंगे। क्लियर है? और वो क्या है, बस यही सारी चीजें हमने यहाँ पढ़ी और एक पूरा चैप्टर यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये था चैप्टर जिसके अंदर हमने पूरा NIOS के 501 कोड का जो चैप्टर हमारा थर्ड है उसके अंदर RT एक्ट और साथ बिल्कुल हमने डिटेल में पूरे चैप्टर को कवर किया कि क्या क्या बताया गया था और क्या इसके अंदर है। और शाम को 5:30 क्लास मिस मत करना, इससे रिलेटेड सारे PYQ लगाएंगे। ठीक है, और रात को अपना हमारा सोशल साइंस की जो भी पेडागोजी है वो सारी चीज करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को ये बहुत यूजफुल रही होगी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।